हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये एसएससी जो कि सीएचएसएल के जो 12 अक्टूबर से अभी 2020 में जो एग्ज़ाम हुए थे, उन सब की सॉल्यूशन मैं एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं सारे क्वेश्चन मतलब सोल्व कराऊंगा मैथ्स के। और जितना शॉर्टेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है किसी भी क्वेश्चन का, ट्रिक्स के साथ, या वो सब मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ भी आपको पसंद आएगी। और जहाँ कॉन्सेप्ट मतलब मैं ऑप्शन से भी आपको करना सिखाऊंगा, और डायग्राम से भी, मतलब जितना शॉर्टेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा किसी भी क्वेश्चन का वो मैं करके दिखाऊंगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि एक फिगर गिवन है मेरे पास में, पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट एल पॉइंट एल, फाइंड आर एल। आर एल की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। देखो सबसे पहले तो देखो ये पीडीएफ जो है मैंने गगन प्रताप चैनल से ली हुई है, और आप भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अदरवाइज़ मैं इसका, अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका जो है ना लिंक डाल दूँगा पीडीएफ का, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ मैंने वहाँ से ली है और सॉल्यूशन मैं खुद करा रहा हूँ। चलिए, ये एक सर्कल है। हमें पता होता है कि जब भी कोई भी दो कोड अगर अपने आप में ऐसे इंटरसेक्ट करती है तो होता क्या है कि दिस मल्टीप्लाई बाई दिस इज इक्वल टू दिस इंटू मल्टीप्लाई बाई दिस, ये हमें पता है। तो यहाँ क्या होगा कि 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 6 इंटू उस आर एल को मैंने मान लिया आर एल। अब इसको मैं, अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये 6, जब इनको इसको काट देंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6। तो हमारा आर एल जो आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, ये तो था। आप इसको ऐसे मतलब लिख के और फिर करते, लेकिन इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। हम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे कि हमें पता है कि 9 गुणा 4 होता है 9 चौक 36, और 36 डिवाइडेड बाई 6 करना होगा, क्योंकि 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 36 आए। तो 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 6 इंटू, अगर आर एल है तो ये तो होता है 36। तो 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 36 आए, तो 6 में 6 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आर एल की वैल्यू 6 होगी। हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कि एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, कहा है कि ये एक्स वाई और जेड है। कहा है कि एल और एम जो है वो मिड पॉइंट है एक्स वाई और एक्स जेड के। तो ये एल है, ये एम है, और अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 1:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। अच्छा, अगर ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये जो लेंथ होगी ये इस लेंथ की हाफ होगी, ये भी हमें पता है। आर को कहता है कि कोई पॉइंट है ऑन द लाइन सेगमेंट एल एम पर। यहाँ मान लेते हैं कि पॉइंट है हमारा आर, ये मेरा आर पॉइंट है। और कहा है कि एल आर टू आर एम का जो रेशियो है वो 1:2 है, तो ये 1:2 का है। अगर ये 1:2 में है तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी, 3। अगर ये 3 है तो ये पूरी हो गई 6। सबसे पहले तो ये जो एक्स जेड जो भी आएगी वो 6 का मल्टीपल होगी। तो 6 का मल्टीपल यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 18। ठीक है, तो ये तो मैंने कर दिया ऑप्शन से, या मैं कह देता है कि 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 6 के अंदर मुझे एक प्राइम नंबर 3 भी दिखता है। तो जो आंसर होगा ना वो 3 का मल्टीपल होगा। ये बात तो कन्फर्म है, और 3 का मल्टीपल भी एक ऐसा ही सिर्फ एक ही ऑप्शन है। दूसरा, यहाँ क्वेश्चन में क्या गया कि एल आर की वैल्यू जो है ना वो 3 है, और एल आर हमारे पास में है क्या, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है तो 6 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में 3 गुणा 6 18 हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि कोस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन एक्स प्लस वाई इज 1/2। तो और एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जो एक्स की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है। देखो, कोस एक्स माइनस वाई की वैल्यू, ये एक्स माइनस वाई अपने आप में कोई एंगल ही होगा, क्योंकि एक्स भी एक एंगल है और वाई भी एक एंगल है। तो एंगल में से जब एंगल हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमारा एंगल ही आता है। तो कोस किसी भी एंगल की √3/2 किस पे होता है, 30 डिग्री पे। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू मेरे पास में कितनी होगी, 30 डिग्री। ऐसे ही साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1/2 है, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये होगा 2x, ये y से तो y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 60। एक्स की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी 30 डिग्री। यही सवाल में पूछा गया था। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं भी अब पहली बार ही सोल्व कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि ये क्वेश्चन मैं पहली बार सोल्व कर रहा हूँ, मैंने पहले ही सोल्व किए हैं नहीं। ठीक है,
अच्छा, अब क्या कहता है कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि 15 मैन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन 20 मैन कंप्लीट द सेम टास्क। देखो 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 15/2 7.5। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 0 है, और ए सी इज इक्वल टू 4/b है, और ये कुछ दे रखा है क्यूब में, तो इसका वैल्यू हमें बताना है। देखो जब भी ऐसा क्यूब दिखे ना, तो हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला हमारे दिमाग में आना चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का एक फॉर्मूला हम सबको पता है। क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी इंटू मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। तो ये हमारे पास में आना चाहिए। अब ये सारी वैल्यू मेरे पास में दी हुई है। देखो a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू मेरे पास में कितनी दे रखी है, 2। ये 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c अगर 0 है, तो इसका अगर मैं एलसीएम लूँगा तो ये आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये मेरे पास में दे रखा है 0। अच्छा, ए इसको बी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा ए बी सी इज इक्वल टू 4। अच्छा, ए बी सी इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू भी मेरे पास में कितनी आ गई, 4। तो ये हो गया -12। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू हो गई 28। तो ये मैं इसमें सारी वैल्यू पुट करनी है। अब क्या होगा, 28 माइनस 3, और ए बी सी की वैल्यू मेरे पास में 4 है, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मेरे पास गिवन है 2, और यहाँ ब्रैकेट में ये बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। तो मैं ऊपर वाले को रब कर देता हूँ। ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। ऊपर वाले को जब मैंने रब किया तो यह आया 4 तिया 12, और 28 में से 12 गया तो 16। 16 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में जो हमसे पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस बी प्लस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इसको डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 8, जो कि मेरा ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ऐसे ऐसे एक चार्ट दे रखा है, और हमसे ये पूछा गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज भी इसने दे रखा है कि फॉर्मूला है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100। ये प्रॉफिट परसेंटेज है। अच्छा, क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया कि पीरियड इन विच द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज्ड फास्टर। देखो इंक्रीज किया है सबसे पहले तो ये है। तो मैं इसमें देख लेता हूँ कोई ऑप्शन अगर एलिमिनेट हुआ होगा, जो ऑप्शन गिवन है, अगर इसमें से कोई एलिमिनेट होता है जिसमें डिक्रीज कर रहा होगा, वो तो ऑटोमेटिकली ही अपने आप में क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमसे तो इंक्रीज पूछा गया। अच्छा देखो 1998 से 1999 की जब मैं बात करूंगा, तो 1998 से जब 99 की बात की तो 50 से 65 हो गया। इसका मतलब ये तो इंक्रीज किया है। दूसरा है 1997 से 1998, 1997 से जब 98 देखा मैंने, तो मेरे पास जो है ना 97 में तो था 55, और 98 में हो गया 50, तो ये डिक्रीज कर गया। इसका मतलब ये तो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गया। दूसरा मेरे थर्ड ऑप्शन मेरे पास क्या कहता है, 2000 से 2001। देखो 2000 में था 75 और 2001 में हो गया 65, तो ये भी डिक्रीज कर रहा है। हमसे इंक्रीज पूछा गया, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया मतलब गिवन है वो है 1996 से 1997 तक, जो कि इंक्रीज हुआ है। अब मेरे पास क्या हो गया कि दो ऑप्शन ऐसे फंस गए जिसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कि मुझे सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन को मैंने एलिमिनेट कर दिया है और दो ऑप्शन बच गए। अच्छा, इन दो ऑप्शन को भी हम बड़े इजीली तरीके से देख सकते हैं। देखो जो भी आपने पढ़ा है ना, उन सब का आपने एप्लीकेशन नहीं सीखा होगा, वो एप्लीकेशन मैं यहाँ आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है जी, चलिए यहाँ क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है मेरे पास में, ये इसने पूछा है कि इनक्रीज किस में फास्टर हुआ है, ये मुझे बताना है। पीरियड इन विच द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज फास्टर। देखो प्रॉफिट किस में इंक्रीज हुआ है, सबसे पहले 1998 से 1999 की अगर मैं बात करूं, तो ये 50 से 65 हो गया। इसका मतलब है 50 से 65 जब हुआ तो ये कितना बढ़ा, 15 बढ़ा कितने पे, 50 पे। ठीक है, दूसरा मेरे पास में अगर मैं ईयर देखूं, फोर्थ ऑप्शन 1996 से 1997, तो ये 45 हो गया। कितने, 45 से कितना हो गया, 55 हो गया। इसका मतलब है कि ये हो गया 10 बढ़ा 45 पे। तो ये चीज़ है मेरे लिए फोर्थ ऑप्शन की, और ये चीज़ है मेरे पास में फर्स्ट ऑप्शन की। समझ रहे हैं आप। अच्छा, इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है, अब कौन सा ज़्यादा बड़ा है।
अगर कंपेयर करने की बात करें तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इसकी मल्टीप्लाई जब मैंने करी तो मेरे पास में कुछ ऐसा आया, और ये चीज़ बड़ी होगी। बड़ी कैसे होगी, देखो 45 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँ ना, तो सबसे पहले मुझे 15 में 10 + 5 दिखना चाहिए। तो जब 45 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा जब, तो 450 तो सीधे ही हो गए। और 45 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो भाई 450 का आधा और करूँगा तो वो तो 200 से और फालतू चला जाएगा। तो ये मेरे पास में बड़ा होगा, और अगर ये बड़ा होगा तो ये ऑप्शन मेरे पास में ठीक होगा। ये ऑप्शन किसका था, फर्स्ट का था। तो 1998 से 1999 तक मेरा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। टाइम फालतू लगेगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं करता तो इसको बड़ी मतलब फास्ट तरीके से इसको सोल्व कर लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया गया कि कविताज अटेंडेंस इन हर स्कूल फॉर द एकेडमिक ईयर सेशन 2018 से 2019 जो थी वो 216 डेज थी। कविता की जो अटेंडेंस थी स्कूल के अंदर वो 2018-2019 में 216 दिन थी। और जब उसको कंप्यूट किया गया, मतलब उसको देखा गया अटेंडेंस को, तो वो ऑब्जर्व की गई कि वो 90% ही है। तो हमें बताना है टोटल वर्किंग डेज कितने थे। देखो जो उसकी अटेंडेंस थी वो 216 दिन थी और वो 90% थी, लेकिन हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो ये 216 जो है ये 90% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू मुझे निकालनी है। अच्छा, एक जीरो से तो एक जीरो कट गई, अब ये जीरो कटेगी नहीं, इसका मतलब ये हुआ गया कि आंसर में एक जीरो तो आएगा ही आएगा। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें जीरो लास्ट में यूनिट डिजिट नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अच्छा, 9 से मैं इसको काट देता हूँ, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, तो ये हो गया 24 × 10, आंसर हो गया मेरे पास में 240, जो कि मेरे पास में आंसर है थर्ड ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, कहता है कि इन द फॉलोइंग ग्राफ, ऐसे ऐसे जो पहले हमने ग्राफ पढ़ा था वही है। द प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी इज मैक्सिमम इन द ईयर। जो प्रॉफिट अर्न हुआ है वो किस में मैक्सिमम है, देखो मैक्सिमम है 75, और ये 75 आता है मेरे पास में 2000 पे। तो 2000 में सबसे ज़्यादा होगा, ऑप्शन मेरे पास में फोर्थ सही होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो 8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कहता है कि राम सोल्ड अ मोटरसाइकिल फॉर 70,000 एट 25% प्रॉफिट, फॉर वट प्राइस शुड ही सेल मोटरसाइकिल टू गेन 30%। देखो 70,000 उस भाई साहब ने में कोई बाइक बेची, और उसको जो है वो 25% का प्रॉफिट हुआ, मतलब उसने 125 में बेची। अब वो अगर इसको बेचना चाहता है 130% में, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो अगर मैं देखूँ ना, तो यहाँ मुझे 7 दिखता है। 7 एक प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर यहाँ डिनोमिनेटर में ऐसा प्राइम नंबर है ही नहीं जो इस 7 को काट दे, मतलब आंसर जो आएगा ना वो 7 का मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले मैं 7 का मल्टीपल देख लेता हूँ। ये 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 एकम 7 और 7 या 21, 7 चौक 28, 10 बचता है, और फिर वो 100 जो है वो 7 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा, ये ऑप्शन 7 से कटता है क्योंकि 7 एकम 7 और 0 7 चौक 28 ये कटता है, तो ये मेरे पास में, इसको मैं होल्ड करके रखता हूँ अभी। ये दूसरा देखा तो ये भी 7 से नहीं कटता। ये जब मैंने देखा तो ये भी 7 से नहीं कटता। इसका मतलब है कि मेरे पास में ऑप्शन एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 7 का मल्टीपल है। दूसरा, ये जो ऑप्शन है वो 13 का भी मल्टीपल होना चाहिए, तो हम चेक कर लेते हैं। हो सकता है कि ये 13 का ये तो होगा ही होगा 13 का मल्टीपल, लेकिन जब इनमें चेक करेंगे तो हो सकता है कि ये 3 भी 13 के मल्टीपल हो, लेकिन 7 के मल्टीपल तो नहीं है ना, क्योंकि 7 का मल्टीपल भी आंसर होना चाहिए। अच्छा, ये तो था इसको ऑप्शन से करने का, ठीक है जी। अब मैं इसको बताता हूँ आपको कि इसको आप किस तरीके से, और इसको मैं सोल अगर करना चाहूँ तो सोल हम किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सोल इसको कैसे करेंगे, देखो 125 जो है इसमें 25 दिखता है, तो 25 चौक 100 और 25 पंजे 125। यहाँ पर 100 700 का मतलब है 7 गुणा 100, तो 100 से जब मैं काट दूंगा तो ये 20 बच जाएगा। अब ये हो गया 7 दूनी 14 और 14 चौक 56, 560 तो ये हो गया मेरे भाई, और 130 ये हो गया। अच्छा, आंसर ऐसा होगा जिसके अंदर 2 डिजिट जो होगी लास्ट की वो 0 होगी, तो सारे ही ऐप ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 0 है, ठीक है। और 6 18, 2 0 के बाद में यूनिट डिजिट 8 आएगी, मतलब कुछ ऐसा नंबर होगा, यहाँ कुछ डिजिट्स होंगे और 800 पीछे होगा। ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। तो मेरा ऑप्शन जो है वो 2 करेक्ट हो गया। चलिए, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास में ऐसा दिया है, क्वेश्चन में मेरे को जो गिवन है वो है x - 2y
इज इक्वल टू 3 और वाई की वैल्यू मेरे पास में गिवन है 5 और मुझसे पूछा गया है ये एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, इस तरीके से मुझसे पूछा गया, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो इस क्वेश्चन में मुझे ये जो है इसमें कुछ दिख रहा है, अगर आपको भी कुछ दिख रहा हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे क्या दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का मुझे दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स माइनस 2y एक्स प्लस 2y, ये मेरे से पूछा गया, ठीक है। अच्छा, x माइनस 2y की वैल्यू मुझे गिवन है कि 3 है, 3 इंटू एक्स प्लस 2y, ये मेरे पास में जो है आंसर है आएगा। अगर मैं x प्लस 2y की भी वैल्यू अगर मैं निकाल लेता हूँ तो मेरे पास में ये आंसर आएगा। तो मुझे अब मेरा सीधा सा फोकस क्या रहेगा कि मैं x प्लस 2y की वैल्यू निकाल लूँ और फिर वो इसमें रख दूँ और इसमें रखने के बाद में मेरा जो आंसर आएगा वो आंसर है। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 3 का मल्टीपल है और ऐसा एक ही ऑप्शन इसमें ऐसा है जो 3 का मल्टीपल है, तो आंसर जो मेरा ऑप्शन बी है वो एक ऐसा है जो मेरा 2 का मल्टीपल है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, इस x प्लस 2y की वैल्यू हो सकता है कि फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए। आप मेरी बात को समझना, इस क्वेश्चन को अगर कोई टीचर ये कहता है कि भाई इसको मैं ऑप्शन से सोल्व करा दूंगा, तो ऐसे तो मैंने भी कह दिया 3 का मल्टीपल होगा जो कि एक ही ऑप्शन है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो x प्लस 2y की वैल्यू है ना वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाती है और उस फ्रैक्शन फॉर्म में डिनोमिनेटर में 3 आ जाता है, 3 का कोई मल्टीपल आ जाएगा। लेकिन जब 3 का मल्टीपल आएगा ना तो वो 3 जो होगा वो इस 3 को काट देगा, फिर तो 3 का मल्टीपल नहीं हुआ ये। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस x प्लस 2y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और इस x प्लस 2y की वैल्यू मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, x प्लस 2y की का होल स्क्वायर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या होगा, x माइनस 2y इसका होल स्क्वायर प्लस में 4 इंटू एक्स इंटू 2y, मानते हो ये होगा मेरे पास में, ये मेरे पास में 8 हो जाएगा ना, ये 8 होगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि x इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, तो x माइनस 2y की वैल्यू तो मेरे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 इंटू 2 16 इंटू एक्स वाई इंटू 5, तो 16 पंजे 80, 80 और 9 89। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। ये तो हो गया मेरे पास में x माइनस 2y की वैल्यू होगी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 टाइम्स 8 दूनी 16 और 16 पंजे 80 और 80 और 9 89 ही होता है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, अच्छा हाँ, मैंने क्या गलती कर दी है, यहाँ पे मेरे पास में 8xy नहीं आएगा, ये मेरे पास में आएगा 4 इंटू एक्स इंटू 2y, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरे पास में, x माइनस 2y का होल स्क्वायर तो मेरे पास में हो गया 9 प्लस 4 इंटू 2 हो गया 8 इंटू एक्स वाई की वैल्यू होगी 5, तो 8 पंजे 40 और 9 49, 49 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो x प्लस 2y की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी 7, तो x प्लस 2y की वैल्यू मेरे पास में 7 आ गई। मैं इसको रब करके x प्लस 2y की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, ये आ गई 7, और आंसर में मेरे पास क्या था 3 इंटू एक्स प्लस 2y जो मैंने लिखा था पहले। तो यहाँ पे मैं x प्लस 2y की वैल्यू अगर मैं 7 रख दूँ तो 3 सत्ते 21 मेरे पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 3 का मल्टीपल इसलिए आ गया क्योंकि x प्लस 2y की वैल्यू जो है ना वो मेरे पास में फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, वो एक इंटीजर फॉर्म में है। इंटीजर फॉर्म में आएगी तब तो मैं 3 का मल्टीपल ढूंढ के लगा ही सकता हूँ, लेकिन कन्फर्म मैं कैसे हूँ कि वो 3 का मल्टीपल ही आएगी, ठीक है। इस बात को आप थोड़ा सा समझना, ठीक है। ये है मेरे पास में 11 नंबर क्वेश्चन जो कि एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, बोर्ड मास लगा के और वो सब पहले ब्रैकेट सोल्व करो फिर ऑफ वगैरह, तो ये इसमें बोर्ड मास लग जाएगा, BOD मास, ये बोर्ड मास लग जाएगा, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 में मेरे से पास पूछा गया है द लीस्ट वैल्यू ऑफ 8 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। देखो ऐसा क्वेश्चन के लिए आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, जो कि मेरे पास में एक आइडेंटिटी होती है, मैं आपको बता भी देता हूँ। जब भी होता है a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b
कोसेक स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी होती है। अगर a लेस देन इक्वल टू बी है या फिर a ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, दो कंडीशन बनती है। जब a अगर लेस देन इक्वल टू बी है तो मेरे पास में मिनिमम वैल्यू, इसकी हमेशा मिनिमम वैल्यू ही पूछी जाएगी, तो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है a प्लस बी। और अगर मेरे पास में ये कंडीशन है तो मिनिमम वैल्यू होती है 2√ab। ठीक है, ये मेरे पास में है। तो यहाँ अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो मेरे पास में a क्या है, a है मेरे पास में ये, और b क्या है, b है मेरे पास में ये। लेकिन b जो है वो a से छोटा है, तो b a से अगर छोटा है तो मेरे पास में ये वाली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई करेगी। तो इसमें मैं पुट कर देता हूँ। देखो भाई, ये 2 क्या होगा, 2 ये होगा 2√ab इंटू a इंटू 25। भाई 25 चौक 100 होता है और 25 अट्ठे 200 होता है। तो 200 के लिए मैं क्या करूंगा, 100 को जब बाहर लेके आएंगे तो 10 और रूट में बच जाएगा 2, और 10 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 20√2। ये मेरे पास में आंसर होगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ कि डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 12, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देखो ये है मेरे पास में, कहा कि डायगोनल जो है वो मेरे पास में 15 है और ये मेरे पास में 12 है। ठीक है, और मुझसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। देखो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, ये अगर लेंथ है तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये होगा 12 इंटू ब्रेड्थ। अच्छा, सबसे पहले मुझे यहाँ क्या पता होना चाहिए, ये ट्रिपलेट सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, मैं देख लेता हूँ। ट्रिपलेट से ही निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और यहाँ 3 होता है, तो 3 से मैंने काटा है तो 3 तिया 9। इसका मतलब है ब्रेड्थ जो है ना वो मेरे पास में 9 आ गई। अच्छा, ब्रेड्थ अगर मेरे पास में 9 है तो 12 गुणा 9 और 12 निम्न 108, ये मेरे पास में आंसर होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से, ये तो आंसर हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर मेरे पास में हो गया 1। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से आपको एक बार थोड़ा सा दिखाता हूँ कि अगर उस तरीके से हम कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। मेरे दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। क्या, देखो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ है मेरे पास में 2 इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, ये है ब्रेड्थ। अच्छा, ये जो भी होगा ये 12 का ब्रेड्थ कुछ आएगी, इंटीजर ही आएगी, क्योंकि एक ट्रिपलेट बन रहा है। तो ये क्या होगा, ये 3 और 4 का दोनों का मल्टीपल होगा, क्योंकि इसमें 3 भी है और 4 भी है। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें 3 भी हो और 4 भी हो, मतलब 3 का भी मल्टीपल होगा, 4 का भी मल्टीपल होगा। 4 का मल्टीपल चेक करने के लिए हम लास्ट की 2 डिजिट को देखते हैं और 3 का मल्टीपल करने के लिए हम उसके सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले 3 का मल्टीपल देखता हूँ। ये इसकी सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 9, तो ये 3 का मतलब मल्टीपल है। इसकी सम ऑफ डिजिट 8 है, ये ऑप्शन मतलब 3 का मल्टीपल नहीं होगा। ये अगर मैं देखूँ 4 2 6, ये मैं होल्ड रखता हूँ क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। इसको अगर मैं देखूं तो 2 और 2 4, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। तो 3 के मल्टीपल से 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब 4 का मल्टीपल देख लें भाई। लास्ट की 2 डिजिट अगर मैं देखूं तो 08, इसमें 08 4 से डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ 14 है, 14 है, ये 14 जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो 4 का मल्टीपल नहीं होगा। तो मेरे पास में ऑप्शन सिर्फ 108, जो कि ऑप्शन ए है। तो इसको मैं ऑप्शन से ऐसे भी कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये समझ में भी आया होगा आपके। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 6300 रुपये डिवाइड किए गए एक्स वाई जेड में, और एक्स वाई और जेड का ये कुछ रेशियो दे रखा है। तो यहाँ मेरे पास में क्या है कि एक्स से वाई का रेशियो दे रखा है मेरे पास में। ये मैं पहले करके दिखाता हूँ आपको। इसको मैं बहुत मतलब फास्ट तरीके से भी कर सकता हूँ। ये मेरे पास में ये है, मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन हमेशा आपको फिर यही लगाना है। तो यहाँ क्या होगा, 7 चौक 28, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। तो हमें क्या करना है, जब भी ऐसे दो मतलब रेशियो मेरे पास में गिवन होगा तो सबसे पहले 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, फिर 5 को 4 से करेंगे, 5 चौक 20, और फिर 5 को हम 3 से भी कर देंगे तो 5 तिया 15, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास में रेशियो आ गया एक्स वाई और जेड का। अब मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 48, 48 प्लस 15, 48 प्लस 15, तो 8 और 5 13, और ये मेरे पास में हो गया 50, तो ये हो गया 6300।
6300 मतलब 63 इसका सम आ गया। अच्छा 63 इसका अगर सम है तो y का मुझसे पूछा गया है कि y का कितना होगा, लेकिन इसका मेरे पास में तो ये 63 यूनिट की वैल्यू है, वो तो मेरे पास में दे रखी है 6300। इसका मतलब है इसकी वैल्यू मेरे पास में दे रखी है 6300। इसका मतलब है कि एक यूनिट की वैल्यू हो गई मेरे पास में, एक यूनिट की वैल्यू होगी मेरे पास में 100। तो यहाँ से 20 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20 गुणा में 100 जो कि होता है 2000। ऑप्शन 2 मेरे पास में गिवन है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में कुछ ऐसा गिवन है और ये कहा गया गिवन ग्राफ ऐसे ऐसे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट टॉट बाय 6 टीचर ऑफ ए स्कूल इन द सीनियर सेकेंडरी बोर्ड में ऐसे दिखाया गया है। और फिर क्वेश्चन में ये क्या कहता है मेरे पास में कि आइडेंटिफाई द टीचर हु स्टूडेंट हैव शोन द मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट। किसने मतलब किस टीचर के जो हैं वो मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट दिखाया। अच्छा मिस्टर तनेजा जो है वो 98 है, ये मेरे पास में 2017 और 2018 का डाटा है। तो यहाँ से 98 से 100 हुआ, 2 बढ़ा 98 पे, मैं यही लिख देता हूँ 2 बढ़ा मेरे पास में 98 पे। सक्सेना जी का देखता हूँ, सक्सेना जी ने 78 से 87 हो गया, 9 बढ़ा 78 पे। अच्छा कालरा जी का देखता हूँ मैं, कालरा जी का मेरे पास में है ये 85 से 97 हो गया, 12 बढ़ गया 85 पर। और यहाँ जोशी जी का मेरे पास में गिवन है 85 से 92 हो गया, 7 बढ़ गया 85 से। अच्छा अब आप अगर देखें तो ये दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें बेस सेम है। अब अच्छा जिसमें बेस सेम होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर देखते हैं किसका बड़ा है, तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा वही मेरे पास में ऑप्शन। तो इन दोनों में से ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि मेरे पास में मैक्सिमम इंप्रूवमेंट पूछा गया है। तो यहाँ मेरे पास में क्या हुआ, ये ऑप्शन तो मेरे पास में कैंसिल हो गया। अच्छा इस अब इन तीनों में मुझे देखना है कि मतलब कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है। इन दोनों में पहले मैं कंपेयर कर लेता हूँ कि इन दोनों में पहले कौन बड़ा है। तो जब मैं इन सबको जब मैंने कंपेयर करूंगा, जैसे मैंने पहले पिछले वाले ग्राफ में बताया था, इनको कंपेयर करके देख लेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो इसमें, एक ये चीज़ कर सकते हो कि आप इसमें परसेंटेज निकाल सकते हो। आप भाई इसकी परसेंटेज आप निकाल लो और फिर आप देख लो, ठीक है जी। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसकी 10% कितनी होगी, 85 की 10% होगी 8.5, और ये थोड़ा सा और 10% अगर है वो तो 8.5 होगी। अच्छा 10% का आधा मैं अगर मैं देखता हूँ 8.5 का, तो ये करीब करीब 15% के लगभग जाएगी, जो कि मेरे पास में हो जाएगा 4.25, जो कि होगी 12.75, मतलब 15% से थोड़ा सा कम होगा, 14% समथिंग आएगा, जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको ऐसे कंपेयर कर लें आप परसेंटेज से, ये तो ऑप्शन कैंसिल ही हो गया। ये मेरे पास में होगा 14 पॉइंट समथिंग परसेंटेज में, ठीक है जी। इसका अगर मैं 10% देखता हूँ तो 7.8, और फिर 7.8 का अगर मैं 7.8 तो हो ही गया, 9 मुझे जाना है, तो ये करीब करीब इसका मैं 2% और ले लेता हूँ, तभी आएगा ना। तो क्योंकि 78 को जब मैंने किया तो 156 बनता है, तो ये होगा 1.56, और 1.56 जब मैं 7.8 में ऐड करूंगा तो 9 से भी फालतू चला जाएगा, तो 2% से भी ये थोड़ा कम ही आएगा। तो 10% और 2% ये करीब करीब 12% होगा, 12% से कम ही होगा बल्कि। अच्छा अगर ये मैं देखूं तो ये तो करीब करीब भाई 2 जो है 98 के आसपास है, तो ये तो करीब करीब 0.9786 इस परसेंटेज के, ये तो 1% से भी कम हो गया ना, सॉरी 1% से कम नहीं हो गया, ये करीब करीब 2% हो गया, ये करीब करीब 2% हो गया, मैं लिख देता हूँ सॉरी, ये करीब करीब 2% है, तो ये 2% है मेरे पास में। तो सबसे ज़्यादा किसका है, इसका है 14% का, तो मेरे पास में ऑप्शन थर्ड सही होगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास में ऐसे ऐसे ये कुछ गिवन है भाई, और मुझसे कोट थीटा की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो कोट थीटा की वैल्यू मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे क्वेश्चन में मैं कुछ ज़्यादा कुछ सोचता नहीं हूँ, या तो आप इसमें कंपेडेंटो डिविडेंटो लगा लो, या फिर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई भाई भी मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे ना, तो उसको फास्ट करने का एक तरीका आपके पास होना चाहिए कि आप ऐसे पहले हर स्टेप को लिखें ना, कुछ स्टेप आपको एलिमिनेट भी करनी पड़ेंगी। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे आप, कोस थीटा प्लस साइन थीटा तो इधर है ही, ये क्या होगा 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 कोस थीटा माइनस 8 साइन थीटा। तो 8 कोस थीटा तो ये, और ये उधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा तो इधर है ही, और 8 साइन थीटा माइनस का उधर है, तो उधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 साइन थीटा, ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इस साइन थीटा को इसके नीचे ले आता हूँ कोस के नीचे, और 7 को मैं इस 9 के नीचे ले आता हूँ, तो मेरे पास में हो जाएगा
कोट थीटा इज इक्वल टू 9/7, यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन मेरे पास में सेकंड सही हुआ। अच्छा, इसको आप उससे भी कर सकते हैं, कंपोनेंट टू डिविडेंटो से भी कर सकते हैं, तो वो भी इजी होगा। वो भी मैं आपको करके एक बार बता देता हूँ। वो भी मैं आपको करके एक बार बताता हूँ। उसमें आप क्या क्या करेंगे कि सबसे हमें पहले क्या करूँगा, इस ऊपर वाले न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जब मैं ऐड करूँगा तो हो जाएगा ये 2 कोस थीटा अपॉन न्यूमरेटर में से जब मैं डिनोमिनेटर को माइनस करूँगा तो हो जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 8 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ही है, तो 8 + 1 9 और 8 - 1 7, 2 से 2 कट गया, कोस थीटा बाई साइन थीटा मेरे पास में आ गया कोट थीटा, और कोट थीटा की वैल्यू हो गई 9/7, जो कि मेरे पास ऑप्शन दूसरा ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास में क्या कहा गया है कि हाउ मैनी ईयर्स सेल 3500 इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू 4500। कहता है कि कितने साल में 3500 रुपये 10% के हिसाब से अगर इन्वेस्ट किए जाएं तो वो 4500 हो जाएंगे, ये मेरे से पूछा गया है। तो ये तो सिंपल सा ही है, सिंपल इंटरेस्ट का है, तो हम इसको क्या करेंगे, तो क्योंकि ये तो मेरे पास में क्या होगी, अमाउंट होगी, और ये है मेरे पास में प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल से में से जब मैं अमाउंट को माइनस कर दूंगा ना तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी अमाउंट में से जब मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये हो गया 3500 10 गुणा में टाइम अपॉन 100, 2 0 से 2 0 2 0, ये 0 से 0 कट गई, तो ये आ गया 100/35, 35 दूनी 70 और बच गया 30, 30/35, 35 में सबसे पहले नीचे 7 ही दिखता है, और यहाँ 5 से जब मैं काट दूंगा इसको तो 5 7 35 और 5 6 30, 2 सही 6/7, ये मेरे पास में उत्तर होगा, और ये मेरे पास में ऑप्शन थर्ड है जो कि इजी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये मेरे पास में होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, इसको आप वैसे भी कर सकते हो कि भाई 2 साल जैसे वो, क्योंकि हमें ईयर फाइंड आउट करना है तो ये ठीक है, इजी है। अब मैं क्या करता हूँ कि 18 नंबर क्वेश्चन पे चलता हूँ। कहता है कि कोट ए की वैल्यू के है तो साइन ए की वैल्यू मुझे बतानी है क्या होगी। देखो, कोट ए जो होता है ना मेरे पास में, वो क्या होता है, कोट ए होता है, अगर मैं ये ए मान लेता हूँ तो कोट ए की वैल्यू मेरे पास में होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसमें के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो बेस अपॉन 1। अच्छा, ये अगर है तो ये मेरे पास में हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 1 का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर, ये हो गई। अच्छा, साइन ए की वैल्यू पूछी गई, ये साइन ए जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, जो कि है 1 प्लस के स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये मेरे पास में आंसर होगा जो कि ऑप्शन 1 ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या गया कि एम जो है वो सरकमफ्रेंस ऑफ एम इज द सरकम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। ये देखो सरकम सेंटर है ट्राइंगल ए बी और सी, इसका सरकम सेंटर है एम, तो ये कोई पॉइंट है, मैं इसको नाम बाद में दे दूंगा एम है। कहता है कि विद सरकम रेडियस 15, इसका मतलब है कि ये 15 है तो ये मेरे पास में एम है। ठीक है, लेट बी सी 24, ये मेरे पास में 24 है, एम एल इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये इस पे परपेंडिकुलर है, एल है। देखो, सरकम रेडियस कब बनती है, सरकम सेंटर से बनती है, सरकम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो ये मेरे पास में ऐसे एक लाइन होगी जो परपेंडिकुलर भी होगी और इसको बाइसेक्ट भी करेगी ना, तभी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट से सरकम सेंटर बनेगा, ये एम। अच्छा, ये एल हो गया। अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रही है तो आपको ये भी पता हो गया, अगर ये बाइसेक्ट कर गई तो इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देगी, 12 और 12 में इसको ये जो है डिवाइड कर देगी। 1 मिनट, ये ओहो, ये ऐसे है, ये एल है, तो ये इसको 12 और 12 में डिवाइड कर देगी, और वो 15 है मेरे पास में, इसका मतलब है कि ये भी 15 है। अच्छा, ये 15 है तो मेरे पास से पूछा गया देन द फाइंड ऑफ एम एल, एम एल की वैल्यू मुझे बतानी है। देखो, ये तो मेरे पास में हो गई 15 और ये मेरे पास में हो गई 12, तो ये मेरे पास में ट्रिपलेट सी कितने आ जाए, क्योंकि परपेंडिकुलर होना है ना भाई, एम वैसे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है और एम एल को बोला है कि परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से मैं क्या लगा सकता हूँ, ट्रिपलेट लगा सकता हूँ, 15 12 और 9 का, तो एम एल की वैल्यू मेरे पास में 9 आ गई, ऑप्शन मेरा थर्ड सही है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 11। अच्छा, ये तो सिंपल सा है यार, 11 की डिविजिबिलिटी मुझे ढूंढनी है, तो मैं क्या करूँगा कि भाई
ओड प्लेसेस पे जो डिजिट्स दी है उनका सम और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स दी है उनका सम ऐड कर लूँगा और फिर देख लूँगा उनका डिफरेंस क्या है। तो जब मैं सोल्व इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा, आपको दिखेगा भी अच्छे तरीके से, ठीक है। ये है, तो यहाँ क्या होगा, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 तो ये हो गया, 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 में से 10 गए तो 11, तो इसका तो 11 आ गया। ये हो सकता है, होगा, हो सकता है। नेक्स्ट में जब मैंने देखा तो 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 तो ये हो गया। अच्छा अब दूसरे को मैं ऐड करता हूँ, 6 और 7 13, 13 और 1 14, 14 में से 7 गए तो 7, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा 7 और 1 8, 8 प्लस 0 8, अच्छा 8 से तो 8 ये कट ही जाएगा, 9 और 8 कितना हो गया 17, ये आया मेरे पास में 17, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट है 6 और 1 7 0, 7 में से ये तो 7 हट ही जाएगा, और 1 और 1 2, तो इसका आएगा मेरे पास में 2, तो ये भी मेरे पास 11 का मल्टीपल नहीं है। इस हिसाब से मेरे पास जो ऑप्शन बचा मेरे पास में, वो ऑप्शन बचा मेरा ऑप्शन नंबर 1, यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ 21 नंबर पर। इन द गिवन फिगर बी सी इज कोड एंड सी डी इज टेंजेंट थ्रू द पॉइंट सी, एंगल ए ओ सी की वैल्यू दे रखी है 118, तो हमें बताना है एंगल ए सी डी की वैल्यू मुझे बतानी है। देखो ए सी डी की अब हमें ज़रूरत है ही नहीं, ए सी और डी की वैल्यू ये मुझे बताना है कितना होगा, ठीक है। अच्छा ये जितना भी होगा इसके इक्वल होगा, क्यों इसके इक्वल इसलिए होगा क्योंकि ये तो एक प्रॉपर्टी है भाई, बाहर से अगर टेंजेंट है तो वो करता क्या है, जो अपोजिट एंगल इसका इक्वल होता है, एक्सटीरियर जो एंगल जो हम बोलते हैं ना वो इसके बराबर होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो सीधा ही है। अच्छा ये 118 है, तो ये मुझे पता है सेंटर पे बना एंगल इसका डबल होता है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब मैं हाफ से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास में 59। इसका मतलब है कि अगर एंगल भी 59 है तो ये एंगल भी मेरा कितना हो जाएगा 59 डिग्री। तो मेरे पास में ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 1996 वाज 30 करोड़। भाई 1996 में 45 जो एक्सपेंडिचर था वो ऐसे दे रखा है, ठीक है। द इनकम ऑफ द कंपनी इन दैट ईयर वॉज, इनकम जो थी वो कितनी थी ये मुझे बताना है। और ये मेरे पास में जो ग्राफ दे रखा है ना, ये दे रखा है एनुअल परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है। तो 1996 में जो एनुअल परसेंटेज प्रॉफिट थी वो थी मेरे पास 45, इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, इनकम मेरे से पूछी है तो इनकम का तो आई रहने देते हैं, एक्सपेंडिचर कितना है 30 अपॉन 30 इन 200। मैंने इसको जब सोल्व किया तो ये जीरो से तो ज़ीरो कट गई, और 5 दूनी 10, 5 निम 45, 9 तिया 27 इज इक्वल टू 2i माइनस 60। ये 60 जाएगा क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है, तो ये 60 जाएगा जब इधर तो प्लस में हो जाएगा, तो ये जगह 7 87 2i की वैल्यू, और i जब मैं इसको जब इसको मैं निकालूंगा तो i हो जाएगा मेरे पास में 87/2, जो कि मेरे पास में होगा 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 5 10। तो मेरे पास में इनकम कितनी आ गई 43.5, तो मेरे पास में ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, क्वेश्चन कहता है कि द लिस्ट प्राइस ऑफ ए बाइक इज 15% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, फाइंड द डीलर्स लॉस और प्रॉफिट परसेंट। तो हमेशा इस क्वेश्चन को जब भी आप अगर कहेंगे तो इस पर मैं एक वीडियो भी बना दूंगा, ये तो बड़े इजी सवाल होते हैं, हमें फॉर्मूला रटने की ज़रूरत ही नहीं है कि एमपी से सीपी का रेशियो ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट, रटने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपको बेसिक आता है तो। देखो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, 15% उसने कहा है कि इसका ज़्यादा है, क्या लिस्ट प्राइस, तो 115 हो गया। अब इसने कहा है कि 20% का जब इसने मतलब इस पे प्रॉफिट दे मतलब डिस्काउंट दिया तो ये कितनी होगी 80%, 80% का मतलब है कि 4/5 ऑफ 115 हो गई। अच्छा ये है मेरे पास में सेलिंग प्राइस, और ये 100 है मेरे पास में कॉस्ट प्राइस, जो कि मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ एक सेकंड के लिए। अब मेरे से पास में क्वेश्चन में पूछा गया कि लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, तो ये तो 100 है ही, 100 की रेस्पेक्ट में हम देख लेते हैं कितना के 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ठीक है। 20 चौक 80
और 4 तिया 12 92, तो ये आ गया 92। भाई 100 की चीज़ थी, 92 में उसने बेच दी, 8% का लॉस हो गया। तो ऑप्शन मेरे पास में फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। कहता है कि द एवरेज एज ऑफ 25 मैन इज 28 ईयर्स, 5 न्यू मैन ऑफ एवरेज एज 25 ईयर्स join them, find the average age of all the men together। देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे इजी मुझे क्या लगता है कि आप इसको बेसिक से ही लगा लें, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो यह क्या होगा, 25 इंटू 28 प्लस में 5 इंटू 25 अपॉन एवरेज एज ऑफ ऑल द मैन। भाई 25 पहले थे, 5 अब आ गए, तो 30 हो गए। ठीक है, 5 से मैं इसको काट देता हूँ, 5 छंगड़े 30, 5 से जब मैंने इसको काटा तो ये भी 5 हो गया। 25 8 मेरे पास में होता है 140, तो ये हो गया प्लस में 25 बटा में 6, तो ये हो गया मेरे पास में 165 बटा 6। जब मैं इसको मतलब सोल्व करूँगा तो 6 दूनी 12, ये 45, 6 7 42 और 6 5 30, 27.5 मेरे पास में आंसर है, जो कि मेरे पास में ये। एक तो ये तरीका था जो मुझे इस सवाल के लिए यही तरीका बेस्ट लगता है। इस क्वेश्चन को आप और भी तरीके हैं उनसे भी कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। इसको आप वेटेड एवरेज से भी लगा सकते हैं, इसको आप ठीक है, इसको आप वो एक जो होता है ना कि 25 आदमी ऐसे हम जो लिखते हैं, वो जब मैं कराऊंगा आप कहेंगे तो मैं कराऊंगा। 25 मैन का 28 है, फिर 5 न्यू मैन आए, उनकी 25 एवरेज एज है, तो घटेगी कुछ ना कुछ। तो वो एक वो भी तरीका है, उससे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी चलता हूँ। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन मतलब तरीके हैं। कहता है कि रिचर ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। ये ए, ये बी है, ठीक है। 15 किलोमीटर पर आवर से चलती है वो, 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ये मेरे पास में क्या है, ओहो, ये है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर। फिर कहता है बी से सी तक जाती है वो 20 किलोमीटर, फिर सी से डी जाती है 30 किलोमीटर। सब जो है ए बी बी सी सी डी सब बराबर है, एवरेज एज मुझे बतानी। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप बड़े सिंपल तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसको या तो आप बेसिक से कर लो, या फिर मैं इसको एक तरीका और बताता हूँ। देखो इसका 15 20 और ये मेरे पास में 30, और सब की डिस्टेंस का जो रेशियो है वो मेरे पास में 1:1:1 है। इन सब का मैंने एलसीएम ले लेना है, एलसीएम आएगा 60, ठीक है। भाई ये स्पीड लिखनी है, इधर इधर डिस्टेंस लिखनी है, तो यहाँ डिस्टेंस सब बराबर है, तो ये 1:1:1 के रेशियो में है, रेशियो में लिखनी है ये। अब 15 चौक 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। अब मुझे क्या करना है, एवरेज एज निकालने के लिए 60 इंटू इन तीनों का सम, जो कि 1 + 1 + 1 3 अपॉन 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3 और 2 एकम 2। तो 3 और 2 5 और 4 9, तो नीचे आ गया 9। मैं 9 लिख लेता हूँ नीचे, ठीक है ना, मैं इसमें नीचे 9 लिख लेता हूँ यहाँ, ठीक है मेरे भाई। तो ये 3 तिया 9, और जब इसको मैंने काट दिया तो ये आ गया 20। यही मेरे पास में आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ये है इसका एक तरीका। दूसरा आप इसको बेसिक से भी लगा सकते हैं कि डिस्टेंस सेम है, पहले सम ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वैसे करके लगाएं तो वैसे भी लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसके अंदर हमने 25 क्वेश्चन किए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं आपसे फिर अगली शिफ्ट के साथ। ये 12 अक्टूबर की पहली शिफ्ट थी, अब फिर उसके बाद हम दूसरी शिफ्ट करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।